Hello everyone, welcome to CUET PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड आपकी CUET PG प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कंप्लीट वीडियो, जहां पर हम सारी ही चीजें डिस्कस करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स भाई प्रिपरेशन करने का डिसीजन ले चुके हैं, बट अब यही नहीं समझ आ रहा कि प्रिपरेशन यहाँ स्टार्ट कैसे की जाए, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। एंड साथ ही साथ कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनका फोकस सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर रह जाता है कि क्या क्या करना है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात ये भी करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं बट उनको लास्ट में रियलाइज होता है, बट तब तक उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका होता है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं कि CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्जाम पैटर्न को समझने से। सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है भाई। क्या एग्जाम पैटर्न है? आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। स्क्रीन है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस है एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। सो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कितना टाइम मिलता है आपको? यू गेट 1.5 आवर्स, यानी कि आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। उसके अलावा हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपको वहां पर देखने को मिलते हैं 75 क्वेश्चंस। ओके, सो आपका 75 क्वेश्चंस का पूरा एग्जाम आपको देखने को मिलता है। देन आपने अगर करेक्ट आंसर दिया तो क्या मिलेगा भाई? 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने आंसर दिया जो कि इनकरेक्ट है तो आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है। ओके, लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आप इंग्लिश और हिंदी किसी भी मोड में इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, किसी भी मीडियम में इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। करेक्ट। देन है हमारे पास सिलेबस क्या है। देखिए बच्चे, आप पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपको एक सिलेबस गिवन है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के ही सारी चीज़ों से एक तरीके से डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और उसी सिलेबस को आपको फॉलो करना होता है। वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये सिलेबस जो है हम इसको भी समझेंगे, बट उससे पहले एग्जाम पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न को भी अपने माइंड में से प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे देता है। करेक्ट, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है कहीं ना कहीं हम उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने लगते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जिसे आपको कवर करना है इस एग्जाम के लिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपको कवर क्या क्या करना होता है। जैसा मैंने बोला, इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करते हैं। अब वैसे तो मनी एंड इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपको अलग अलग यूनिट्स में गिवन है, बट इन अ वे ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। देन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, तो उसमें स्टैट्स का पोर्शन है एंड उसी में कुछ पोर्शन आपके इकोनोमेट्रिक्स का भी आपको देखने को मिलता है। देन हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स हैं एंड लास्ट वन इज योर इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी यूनिट्स हैं, या आप इन यूनिट्स कह लीजिए, आप इन्हें सब्जेक्ट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये सारे के सारे यूनिट्स आपको कवर करनी है, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। अब आपको करना क्या है बच्चे, कई बार ना स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ते। उन्हें लगता है ये टॉपिक लिखा है, ओके 2-4 बातें इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। नहीं, एक सही स्टूडेंट और एक सही तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले उस सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए। सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उन्हें मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए। कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ओके मुझे ये पॉइंटर याद आया, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ना है या ये पढ़ना बाकी है, उसको उसे सिलेबस पर आप लिखते हुए चलिए। तो मेरी सभी के लिए यही सजेशन है मेरी तरफ से, जो मेथड मैं खुद भी अपनाती थी जब भी मैंने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, अदरवाइज जब मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करती थी, तो मेरा अप्रोच यही रहता था कि मेरे हाथ में एक प्रिंटेड सिलेबस हो और उसमें से मैं सारी चीज़ों को मार्क कर कर, अंडरलाइन कर कर देखती रहूं टाइम टू टाइम। ओके, सो आप भी इस अप्रोच को अपना सकते हैं, दैट कीप अ प्रिंटेड और रिटन कॉपी ऑफ द सिलेबस इन योर स्टडी एरिया। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज भी आती हैं कि मैम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। ओके, हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, हमने पढ़ भी लिया, बट हमारा स्पेशल एम्फेसिस या स्पेशल फोकस कौन से सेक्शंस पे होना चाहिए जहां से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बच्चे, आपके एग्जाम में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो माइक्रो का वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको टॉपिक्स मेंशन्ड है वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका मैक्रो का वेटेज भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड इंडियन इकोनॉमी से भी हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
ओके तो आप ओवरऑल कह सकते हैं जो इतनी सारी चीज़ें हैं उनमें से अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की या इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करें वो आपके माइक्रो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, बट इट डजंट मीन कि आपको बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी, बाकी भी पढ़नी है। बट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी कर पाए। तो पढ़ना सब कुछ है लेकिन प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या हैं। ओके चलिए, अब ये था हमारे पास 3 जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एंड इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या है या फिर इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी है जिस पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स द क्वेश्चन दैट अराइजेस कि मैम करना है, ओके एग्जाम पैटर्न समझ आ गया, सिलेबस समझ आ गया, इन चीज़ों पर फोकस करना है ये भी समझ आ गया, लेकिन पढ़े कैसे, कैसे स्टडी प्लान बनाए समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भी 2 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे होंगे तो उनको कॉलेज भी मैनेज करना है, अलॉन्ग विद दैट उन्हें प्रिपरेशन भी करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही वाले होते हैं हमारे पास। दूसरे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने 1 ईयर का ड्रॉप ले रखा है, जो कंप्लीटली फुल फोकस के साथ इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बच्चे दोनों ही स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे क्योंकि आपके जो कॉलेज टाइमिंग्स है उसको कंसिडर करते हुए आप किस टाइम पर बेटर वे में समझ पाते हो। क्या आप रात में अगर पढ़ाई करते हो तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती है, क्या आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करते हो तो आपको जल्दी चीज़ें समझ आती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपके लिए आपकी आपका जो लाइफस्टाइल है या जो आपकी हैबिट्स है, जो आपका डेली रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान कोई नहीं दे सकता, वो आप अपने लिए खुद ही बना सकते हो। बट क्या बताया जा सकता है कि एक स्टडी प्लान बनाते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्या आपको करना है बच्चे, जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखें। कई बार स्टूडेंट्स जब स्टडी प्लान बनाना शुरू करते हैं तो जोश यहाँ होता है, तो जोश यहाँ होता है तो उनका जो टाइम टेबल या स्टडी प्लान बनता है वो भी यहाँ होता है, फिर जोश ड्रॉप होता है और जब ये टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाते, स्टडी प्लान आप फॉलो नहीं कर पाते हो, तो फिर बच्चों को एंग्जाइटी होने लगती है। बच्चे ये सब इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट ही नहीं करना है, सिंपल सा स्टडी प्लान बनाओ, उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करो और एग्जाम क्लियर करो। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने स्टडी प्लान को बनाते हुए, अपने टाइम टेबल को क्रिएट करते हुए प्रिपरेशन के लिए, कि 6 to 7 मंथ्स इज इनफ विद फोकस प्रिपरेशन। अब बच्चे पूछते हैं मैम हमने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, अब लास्ट 6 मंथ्स ही बचे, क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। तो 6 to 7 मंथ्स भी इनफ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने टाइम में पढ़ के भी अपने रिविजन कर कर भी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ओके, दूसरा है यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चे, आप ना जो भी अपना स्टडी प्लान बनाए उसमें एक एक यूनिट वाइज कंप्लीट करते चले सारी चीज़ों को। जैसे आपने अगर सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को पिक करा है, ओके आप अपने लिए एक वीक वाइज प्लान बनाएं। ठीक है, तो वीक वाइज प्लान में आप क्या कर सकते हैं, ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आज मेरे पास इतना टाइम है, डे 1 में मैंने ये टॉपिक कर लिया, ट्यूसडे को मैं ये टॉपिक कर लूंगी, वेंसडे को मैं ये कर लूंगी, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि सैटरडे एंड संडे को आप हमेशा रिविजन के लिए रखें। भले आप 1 घंटे रिविजन कर पाएं, 2 घंटे रिविजन कर पाएं, लेकिन उतना टाइम 2 दिन रिविजन के लिए रखें, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। ओके, सो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है वीक्स को बाय टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स। करेक्ट, देन स्टार्ट विद बेसिक्स। अब ये नहीं है कि आपने माइक्रो स्टार्ट करी, आपने मैक्रो स्टार्ट करी, सीधा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर पहुंच गए। नहीं, आपका सिलेबस बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी, आप यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, आप क्या कीजिए, जब आप यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, ओके हो सकता है कि आपको पूरा बैकग्राउंड पता है, आपको उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन फिर भी हमेशा शुरुआत कैसे कीजिए, अगर आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक पेज लीजिए, आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पता है एक पेज पर, एक साइड पर पहले वो सारी चीज़ें लिख लीजिए, फिर आप उससे रिलेटेड जितनी भी एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं देन उनके नोट्स बनाइए। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अपने साथ रखिए, उनके भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब आप रिविजन करें तो एक कंप्लीट रिविजन आपका हो पाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि स्टार्ट विद बेसिक्स, ये हम लोगों ने कवर करा। देन आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन किस तरीके से करनी है, प्रैक्टिस कर कर। अब यहाँ पर रिवीजन आप कैसे कीजिए, रिवीजन करने के लिए आपका लेट्स से कि आपने एक वीक में
कुछ 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, सैटरडे आया, संडे आया, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही आपका जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जा रहा है, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको एक पूरा कंप्लीट एक फील देते हैं एग्जाम वाला। ओके, वही आपके पास टाइमर चल रहा है, आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको सोचना भी है, आंसर भी करना है, तो वो बिल्कुल एक रियल फीलिंग आती है स्टूडेंट्स को एग्जाम वाली। तो प्लीज मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। ओके, एंड अपने कंसाइज नोट्स किस तरीके से आपको बनाने, मैंने आपको बताया, टॉपिक है, बेसिक नोट्स बनाएं जो भी आपको पता है, देन उसके बाद से उसमें आगे एड ऑन्स करते रहे कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या और चीजें पढ़नी है। इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज, सो यहाँ पर मैंने आपके लिए जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसके लिए जो जो आपके पास बेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो माइक्रो एंड मैक्रो के लिए एच.एल. आहूजा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह या उमा कपिला किसी को भी रेफर कर सकते हैं, देन स्टैट्स के लिए एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर, मैथ के लिए, देन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए बेसिकली आपको क्या करना है बच्चे, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टॉपिक कंप्लीट हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक पूरी यूनिट कंप्लीट हुई और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, करेक्ट। ओके, देन उसके बाद अगर मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करूं तो बच्चे मेरी ना यूट्यूब पर विश्वास सीरीज एक आपके लिए पूरी अवेलेबल है। सो विश्वास सीरीज में मैंने क्या किया है, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था वहां से आपके लिए मैंने सारे ही लेक्चर्स कवर किए, तो वो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है। सो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं अपने सारे ही टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। एंड अदरवाइज अभी भी हमारी वो सीरीज कंटिन्यूएशन में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लाइव क्लास को जो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर होती है शाम 5 बजे, जहां पर हम लोग अभी भी कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हैं तो उनकी क्लासेस हमारी अभी भी चल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा जब आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस इज द की। कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिस ही की है, रिवीजन ही की है। तो प्रैक्टिस करते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बोला एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए, यूनिट कंप्लीट हुई उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए, मॉक टेस्ट को जल्दी देना शुरू करें। ये ना सोचें कि लास्ट का जब 1 महीना बचेगा तब हम लोग n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी हैबिट्स को या जिस तरीके की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसे सुधार पाएं। तो अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए ताकि एग्जाम टाइम तक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपकी काफ़ी सारी गलतियां तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर तब तक सुधार चुके होंगे, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और वही कॉन्फिडेंस का गेम है जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, करेक्ट। उसके अलावा डोंट वेट टू फिनिश द सिलेबस, ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हम लोग ना क्वेश्चंस को देखेंगे भी नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टॉपिक करते चलिए, क्वेश्चंस को साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, देन स्टार्ट सॉल्विंग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आफ्टर 10 to 15 डेज। मैं तो कहूँगी आप वीकली बेसिस पे कीजिए, अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर 10 to 15 डेज लिखा है। 10 डेज में आप उन जितने भी टॉपिक्स को कवर करा उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए की रिसोर्स हैं आपको आइडिया देने के लिए किस बारे में, कि आपका जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, आपको एक ओवरऑल आइडिया आपके एग्जाम के बारे में मिल जाएगा। अटेम्प्ट एटलीस्ट मॉक टेस्ट एवरी वीक टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी जब आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। एंड जैसे जैसे फिर एग्जाम टाइम आपके पास आता जाता है तो आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिखा है ट्रैक योर मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट देने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ये नहीं आंसर मार्क करा गलत है छोड़ो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मार्क करा गलत है चलो रहन दो ये वाला भी, इस क्वेश्चन में ही गलती होगी। नहीं, आपको गलती ये नहीं करनी, आपको क्या करना है, जहां भी गलती होती है दोबारा से जो आपने नोट्स बनाए थे या जो बुक आप रेफर करें, जो रिसोर्स आप रेफर करें, जाके चेक कीजिए कि यहाँ पर क्या समझाया गया था, मैंने क्या गलत समझा जो यहाँ पर मेरे आंसर में गलती मुझे देखने को मिली है। ओके, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जैसा मैंने आपसे कहा था, करना क्या है ये सबको पता होता है, नहीं क्या करना ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या नहीं करना, सबसे पहली चीज तो बिना सिलेबस के
कुछ भी रैंडमली उठाकर पढ़ना। बच्चे आपका एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस है, आपको कुछ भी वहाँ पर पढ़कर नहीं चले जाना है। जो आपका सिलेबस गिवन है उसका कुछ मीनिंग है और उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अपने सिलेबस पर स्टिक करें, इसीलिए मैंने कहा सिलेबस की कॉपी अपने पास रखें। उसके अलावा रीडिंग थ्योरी विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसा मैंने पहले भी समझाया, भाई पढ़ो, यूनिट्स पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ओके, देन इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर। एक मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मॉक टेस्ट, बच्चे पता है कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, बट वो मेहनत करते हैं, प्लस जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो वो वहां से अपनी गलतियां ऑब्जर्व करते हैं। गलतियां किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं? ओके, मैं किस तरीके के कॉमन मिस्टेक्स करती हूँ, क्या मेरे को आता है, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती हूँ, या फिर क्या मैं क्वेश्चन तो सही रीड करती हूँ लेकिन कई बार आंसर गलत मार्क कर देती हूँ, या फिर क्या मैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किस तरीके की मिस्टेक करती हूँ, या फिर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पाती हूँ। तो मॉक टेस्ट आपको कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देते हैं, किस चीज के बारे में, कंप्लीट आइडिया देते हैं आपके मिस्टेक्स के बारे में, और वही मिस्टेक्स तो सुधारनी है। मिस्टेक्स सुधर जाएंगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अपने आप आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। ओके, सो इन सारी चीजों को याद रखना है। एंड द बोनस टिप इज डोंट फॉलो समवन एल्स रूटीन ब्लाइंडली। किसी और के रूटीन को आपको फॉलो नहीं करना, अपना स्टडी प्लान बनाना है, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आपके टाइम टेबल को आपको क्रिएट करना है, आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, ऑलराइट बच्चे, सो दिस वाज ए कंप्लीट डिस्कशन अबाउट कि जो भी स्टूडेंट सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को शुरू कहाँ से किया जाए, प्रिपरेशन को शुरू करते हुए ही आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बट उसके साथ ही आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होते हैं, नहीं समझ आता कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो बच्चे आपके लिए उस बात का भी सोल्यूशन है, दैट इज जो हमारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सारी ही इकोनॉमिक्स के जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट कवरेज मिलती है मेरे साथ, मेरे बैच में, दैट इज चाणक्य अल्टीमेट बैच। सो आप चाहें तो आप चाणक्य अल्टीमेट बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर आप महापाठ परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एंड आपको लेक्चर नोट्स, डेली क्लास के साथ ही आपको लेक्चर नोट्स भी मिलते हैं। ओके, देन उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म अगर सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सो यहाँ पर आपके लिए स्कैनर है, आप स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे नाम से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शो होगा, प्रिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक शो होगा, उस पर क्लिक कर यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड बच्चे, अगर आपको बैच रिगार्डिंग, बैच परचेज करने रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल मी ऑन priya.1@adda247.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, और अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं सो यू कैन अप्लाई माई कोड, दैट इज PY19। इससे आपके लिए बैच प्राइस रिड्यूस हो जाता है। सो सिर्फ एक ही बात को याद रखना है कि अभी स्टार्ट करोगे तभी होगा, नाउ इट्स हाई टाइम, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कैसे आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, इसके बारे में हमने किया आज ही पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच।